एक नर्स लंदन में ऑपरेशन से 2 घंटे पहले मरीज के कमरे में घुसकर कमरे में रखे गुलदस्ते को संवारने और ठीक करने लगी। ऐसे ही जब वो अपने पूरे लगन के साथ काम में लगी थी, तभी अचानक मरीज से पूछा, सर आपका ऑपरेशन कौन सा डॉक्टर कर रहा है? नर्स को देखे बिना मरीज ने अनमने से लहजे में कहा, डॉक्टर। जब से नर्स ने डॉक्टर का नाम सुना और आश्चर्य से अपना काम छोड़ते हुए मरीज के पास पहुंची और पूछा, सर क्या डॉक्टर जब सन ने वास्तव में आपके ऑपरेशन को स्वीकार किया है? मरीज ने कहा, हाँ मेरा ऑपरेशन वही कर रहे हैं। नर्स ने कहा, बड़ी अजीब बात है, विश्वास नहीं होता। परेशान होते हुए मरीज ने पूछा, लेकिन इसमें ऐसी क्या अजीब बात है? नर्स ने कहा, वास्तव में इस डॉक्टर ने अब तक 4 ऑपरेशन किए हैं, उसके ऑपरेशन में सफलता का अनुपात 100% है। इनकी तीव्र व्यस्तता की वजह से इन्हें समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं हैरान हूँ, आपका ऑपरेशन करने के लिए उन्हें फुर्सत कैसे मिली? मरीज ने नर्स से कहा, ये मेरी अच्छी किस्मत है कि डॉक्टर जबसन को फुर्सत मिली और वह मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। नर्स ने एक बार कहा, यकीन मानिए मेरा हैरत अभी भी बरकरार है कि दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है। इस बातचीत के बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। मरीज का सफल ऑपरेशन हुआ और अब मरीज हंसकर अपनी जिंदगी जी रहा है। मरीज के कमरे में आई महिला कोई साधारण नर्स नहीं थी, बल्कि उसी अस्पताल की मनोवैज्ञानिक महिला डॉक्टर थी, जिसका काम मरीजों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से संचालित करना था, जिसके कारण उसे संतुष्ट करना था, जिस पर मरीज शक भी नहीं कर सकता था। और इस बार इस महिला डॉक्टर ने अपना काम मरीज के कमरे में गुलदस्ता सजाते हुए कर दिया था और बहुत खूबसूरती से मरीज के दिल और दिमाग में बिठा दिया था कि जो डॉक्टर इसका ऑपरेशन करेगा वो दुनिया का मशहूर और सबसे सफल डॉक्टर है, जिसका हर ऑपरेशन सफल ऑपरेशन है। और इन सब के साथ मरीज खुद सकारात्मक तरीके से सुधार की तरफ लौटाया। पॉजिटिविटी दीजिए लोगों को, ये आपदा काल है। कक्षा 2 में पढ़ने वाला रोहन अपने बड़े भाई आदित्य से 15 अगस्त के बारे में जानने की कोशिश करता है। आदित्य, जो कि 3री कक्षा में पढ़ता है, अपनी समझ के अनुसार रोहन को 15 अगस्त के महत्व के बारे में बताने की कोशिश करता है। रोहन अपने भाई आदित्य से पूछता है, भैया क्या हम कल स्कूल जाएंगे? आदित्य जवाब देता है, हाँ कल मिठाई मिलेगी। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? आदित्य ने समझाते हुए कहा, क्योंकि कल 15 अगस्त है। रोहन फिर सवाल करता है, क्या कल कोई त्योहार है? आदित्य ने उत्तर दिया, हाँ 15 अगस्त है, तभी तो मिठाई मिलेगी। रोहन पूछता है, ये हिंदुओं का त्योहार है या किसी और धर्म का? आदित्य ने कहा, इस त्योहार को सभी धर्म के लोग एक साथ मनाते हैं। हम अपने घर जाकर इसके बारे में पूछेंगे। दोनों भाई घर पहुंचते हैं और अपनी मम्मी से 15 अगस्त पर मिलने वाली मिठाई की वजह पूछते हैं। उनकी मम्मी मुस्कुराती हैं और बताती हैं कि ये मिठाई अन्य त्योहारों की मिठाइयों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे उत्सुकता से उन्हें सुनते हैं और आगे जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मम्मी ने समझाया, बेटा जैसे तुम हमें और अपने पापा को सबसे खास रिश्ता समझते हो, वैसे ही हमारा एक और बहुत बड़ा रिश्ता हमारे देश के साथ होता है। देश के साथ हमारी पहचान, अस्तित्व और सुरक्षा जुड़ी होती है। हम भारत के नागरिक हैं और इसलिए 15 अगस्त हमारे लिए अन्य किसी भी त्योहार से बढ़कर होता है। आदित्य ने पूछा, मम्मी देश का त्योहार 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, किसी और दिन क्यों नहीं? मम्मी ने कहा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। हमारा देश सैकड़ों साल पहले बहुत अमीर था और पूरी दुनिया में इसकी पहचान एक धनी राष्ट्र के रूप में थी। धीरे धीरे व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ मम्मी? मम्मी ने बताया, इसके बाद हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया जो कई सालों तक चला।
इस संघर्ष में कई वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, रोहन ने उत्साहित होकर कहा। और इसलिए हम 15 अगस्त को मिठाई खाते हैं। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये मिठाई बहुत गहरे अर्थों को छुपाए हुए है, जो लाखों लोगों की कुर्बानी और मेहनत का नतीजा है। रोहन और आदित्य एक साथ बोले, झंडा ऊंचा रहे हमारा। करीब 20 साल बाद बचपन के 5 दोस्त संयोगवश किसी शहर के एक होटल में आ मिले। इस तरह मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई। जब वे एक साथ खाने की मेज के पास आ बैठे तो परस्पर बातें भी करते रहे। सबसे पहले विजय ने अनिल से पूछा, कहो यार, आजकल क्या कर रहे हो? मैं तो डॉक्टर हूँ। अपना कहो, अनिल गर्व से बोला। मैं इंजीनियर हूँ, विजय ने भी उसी गर्व से जवाब दिया। दोनों की बातें सुनकर दीपक भी घमंड से बोल उठा, यार, मैं तो ऑफिस अधीक्षक हूँ। धवल भी पीछे नहीं रहा। वह अहंकार और रोब से बोला, मैं भी समाहर्ता हूँ। बच गया नलिन, वह चुप था। चारों ने उन्हें छेड़ा, अरे यार, तुम कुछ बोलते नहीं, कहो भी क्या हो रहा है आजकल? वह नम्र स्वर में बोला, मैं किसान हूँ। सुनकर सब हंस पड़े। झूठ कहते हो, बीच में ही अपनी हंसी रोक कर दीपक ने नलिन की बात काट दी। मैंने किसी से सुना है कि तुम किसी स्कूल में अध्यापक हो। सही सुना है, नलिन बोला। फिर अपने को किसान क्यों कहते हो, जबकि तुम्हारी खेती बाड़ी कभी नहीं रही है? सबने एक साथ उससे सवाल किया। किसान और अध्यापक का काम तो एक जैसा ही है, नलिन ने जवाब दिया। वही कैसे? धवल ने पूछा। स्कूल ही मेरा खेत है। वहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों के मानसिक धरातल के अनुरूप उनमें विभिन्न किस्म के ज्ञान के बीज बोना ही मेरा कार्य है। यही बीज अंकुरित हो बड़े होकर अपनी अलग अलग किस्मों के अनुसार एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, अधीक्षक और समाहर्ता आदि बनते हैं। अब कहो, सही में मैं एक किसान हूँ? नलिन ने चारों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। नलिन के तर्कपूर्ण जवाब ने न केवल चारों को निरुत्तर बना दिया, बल्कि पद, अधिकार और वैभव के कारण उनके मन में उठ रहे अहंकार के अंकुर को समूल नष्ट भी कर दिया। वाकई तुम सिर्फ किसान ही नहीं हो, राष्ट्र निर्माता भी हो। धवल के मुख से अनायास निकल पड़ा। अन्य तीनों ने भी इस तथ्य को स्वीकारा। सचमुच हम जैसे लोग तो तुम जैसे कुशल माली की बगिया के फूल हैं। विविध किस्मों के फूल। कहानी से सीख, सच्चा महत्व पद और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि उस कार्य में निहित होता है जो समाज को लाभ पहुंचाता है। नलिन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर पेशे की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमें अपने कार्य के मूल्य को समझकर अहंकार से दूर रहना चाहिए। काशीपुर में शंकर अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उसका पिता उस इलाके का मशहूर ठग था। उसके कारनामों से काशीपुर के प्राय सभी लोग अवगत थे। एक बार ठगी के माल के बंटवारे को लेकर उसके 4 साथियों लुट्टन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी ने उसकी हत्या कर दी एवं फरार हो गए। वे अपना माल बेचकर सुदूर अमरावती में निवास करने लगे थे। शंकर की विधवा माँ अपने पति के हत्यारों से बदला नहीं ले सकती थी, इसीलिए अपने किशोर पुत्र को ठगी एवं बाजीगरी के अनोखे कारनामों से तालीम करने लगी। शंकर अब 18-19 साल का पूर्ण प्रशिक्षित गबरू जवान बन गया था। वह अपनी माँ से बोला, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी के हत्यारों से बदला लेने के लिए शीघ्र प्रस्थान करूँगा। माँ ने उसे चंदन का तिलक लगाया एवं नजर उतारी। राह में जलपान हेतु मीठे पकवानों की एक गठरी भी उसे थमा दी। माँ का चरण स्पर्श कर शंकर अमरावती नगर के लिए प्रस्थान कर गया। उन दिनों घोड़े हाथी के अलावा कोई दूसरी सवारी तो थी नहीं। शंकर एक घोड़े पर सवार होकर जंगल, पहाड़ों से गुजरता हुआ कई दिनों की लंबी यात्रा तय कर वहां पहुंचा। अमरावती पहुंचकर उसने एक सराय में एक कमरा लिया एवं अपने को एक व्यापारी बतलाया। लोगों से पूछते पाछते उसे अपने पिता के हत्यारों लुट्टन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी का पता लग गया। वे चारों अमरावती नगर में एक साथ निवास कर रहे थे।
वे दिन में व्यापारी बनकर व्यापार करते एवं रात में ठगों का वेश धर कर ठगी पटमारी किया करते थे। उनके पास पहुंचकर शंकर ने उनके पैर छूते हुए कहा, मामा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठगों को अपने इस अज्ञात भांजे को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सम्मिलित स्वर में कहा, हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। शंकर बोला, आप लोग तो देश छोड़कर इधर आ बसे। मैं आपकी छोटी बहन का लड़का हूँ। मेरा जन्म आप सबों के इधर आने के बाद हुआ, सो मुझे पहचानोगे कैसे? ये सुनते ही लुट्टन प्यारे वगैरह ठगों ने उसे गले लगा लिया। वे अपने साथ एक थैले में 2 बंदरों को लेता गया था। एक बंदर उसने बाहर रस्सी से बांध कर हाथ में पकड़ लिया था, जबकि दूसरे को थैले में ही छुपाए रखा। ठगों ने पूछा, भांजे ये कैसा बंदर है, इसे क्यों साथ रखे हुए हो? शंकर बोला, बड़ा अनमोल बंदर है मामा जी, जहाँ कोई संदेश देना हो तुरंत दे देगा एवं वापस लौट आएगा। ठगों ने कहा, भांजे ये बंदर हमें बेच दो। पहले तो शंकर ना नुकुर करता रहा, फिर मुंह मांगी कीमत में बंदर ठगों को दे दिया। प्यारे ने उस बंदर से कहा, जा जाकर हमारे घर में कह देना मेहमान आए हैं, उनके लिए बड़ा खाना बनाकर रखना, हम लोग शाम को घर लौटेंगे। ये कहकर उसने बंदर को छोड़ दिया। वह बंदर भला उनके घर क्यों जाता, वह तो सीधे मुक्त होकर जंगल की ओर भाग गया। कुछ देर बाद शंकर ने ठगों से निगाह बचाकर दूसरा बंदर थैले से निकाल दिया एवं बोला, लो मामा जी, तुम्हारा दूत संदेश देकर लौट आया है, इसे पकड़ो। शाम को जब चारों शंकर के साथ घर लौटे तब घर पर खाना नदारद था। ठगों ने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा और कहा कि इस बंदर के द्वारा हमने संदेश नहीं भेजा था। पत्नियां बेचारी डर कर बोली, हो सकता है हम सब काम में व्यस्त थीं, इसकी बात न समझ पाई हूँ, हमें इस बार माफ कर दो। कुछ दिनों के बाद वे चारों शंकर के साथ नदी में मछली मारने के लिए गए। शंकर ने थैले से एक छोटा सा डंडा निकालकर कहा, मामा ये जादुई डंडा है, यदि किसी कारण मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे इसे सूंघा देना, होश लौट आएगा। कुछ देर बाद वह बेहोशी का नाटक कर मूर्छित हो गया। ठग ने उसे काफी हिलाया डुलाया एवं पानी के छींटे मुंह के ऊपर मारे, पर वह तो नाटक किए हुए था, सो उठता कैसे? तब ठगों ने उसके बताए हुए डंडे को आजमाया। डंडा नाक से लगते ही वह उठकर बैठ गया। ठगों ने सोचा, यह तो सबसे कमाल की चीज है। उन्होंने फिर मुंह मांगी कीमत देकर वह डंडा खरीद लिया। इस बार फिर ठगों ने नदी किनारे से दूसरे बंदर को घर पर खाना बनाने का संदेश देकर भेजा। यह दूसरा बंदर भी उनके हाथ से छूटते ही जंगल की ओर भाग गया। शाम में जब पांचों घर पहुंचे तब भोजन फिर नदारद था। इस बार भूखे ठगों ने अपनी पत्नियों की अच्छी खासी ठुकाई की एवं उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। जब हिलाने डुलाने से वे नहीं जागी तो उन्होंने शंकर से खरीदे गए जादुई डंडे को उनकी नाकों से सुलगाया, पर वे तो मार से परलोक सिधार चुकी थी, उठती कैसे? इधर शंकर मौका देखकर वहां से खिसक गया। अब ठगों को पता चला कि शंकर ने उन्हें खूब उल्लू बनाया। वे उसे ढूंढने लगे। कई दिनों के प्रयास के बाद एक दिन शंकर नदी किनारे उन्हें मिल गया। उन सबों ने उसे पकड़ लिया एवं एक बोरे में बंद कर नदी में फेंक आए। संयोगवश बोरा नदी किनारे जा लगा एवं एक नाविक ने उसे खोलकर शंकर को बचा लिया। कुछ दिनों के बाद बाजार में जब शंकर की निगाहें उन चारों ठगों से मिली तो वे भूत भूत कहकर भागने लगे। शंकर बोला, मामा जी मैं जिंदा हूँ। वह तो जादुई बोरा था, उसमें किसी को बंद कर नदी में डाल दो तब भी वह व्यक्ति डूबेगा नहीं। उन ठगों को उस बोरे के चमत्कार पर पूर्ण विश्वास हो गया, फिर भी इस बार उन्होंने उसकी तुरंत परीक्षा करनी चाहिए। शंकर को उसका दाम चुका कर वे चारों एक साथ उस बोरे में बैठ गए। शंकर ने उसका मुंह बांध कर उसे नदी की तेज धारा में छोड़ दिया। बोरा नदी की तेज धारा में बह गया और चारों ठगों ने जल समाधि ले ली। इस प्रकार अपने पिता के हत्यारों से बदला लेकर एक मोटी रकम के साथ शंकर काशीपुर लौट आया।
सच्चे प्रतिशोध और न्याय के लिए धैर्य, चतुराई और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। शंकर की कहानी यह सिखाती है कि बुरे कर्मों की सजा